गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। पिछली वीडियो में हमने अकबर के व्यक्तिगत जीवन एवं उनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भलीभांति समझ सके थे। आज हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्न के बारे में मैं आपको बताऊं, इनके जो दरबार के 9 रत्न थे वो अपने आप में सभी अद्वितीय थे। यहाँ से प्री एग्जाम में और आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक्स होगा प्री कम इंटरव्यू टॉपिक्स होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। और हम आशा करते हैं मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आपको नए नए और रोचक तथ्य आपके सामने आते रहेंगे। चलिए तो हम देखते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्न का तात्पर्य है, नव मतलब 9, रत्न मतलब जेम्स, 9 जेम्स। तो इनके 9 जेम्स इसके दरबार के जो थे 9 रत्न कौन कौन थे, पहले उनका नाम जानेंगे। सीधा इंटरव्यू में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के जो बदलते परिवेश में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इवन में एसएससी, रेलवे, पीसीएस में तो जरूर ही यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे तौर पर कि इसके नवरत्न में कौन कौन थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो नवरत्न का में नाम आता है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था, उसका नाम है अबुल फजल। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, ठीक है, बीरबल, फैजी, हकीम हुमायूं और अंत में हम इसको पढ़ेंगे मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 जेम्स थे। अभी वो सब सारे 9 जेम्स के बारे में जो इनकी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 9 कौन कौन थे आपने देख लिया। अब चलिए 9 में से जो पहला था अबुल फजल, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आप देखिए अबुल फजल का जीवन जो है ऐसा नहीं था कि वो प्रारंभ से ही वो अरिस्टोक्रेट था, बहुत ऊंचे ओहदा पर था, बहुत बड़ा फैमिली से था, ऐसा कतई नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये जो है अपने जीवन का प्रारंभ मात्र 20 मनसब से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँच गया, 5000 सवार तक पहुँचा था। तो ये प्रकार से आप देखिए कि अबुल फजल का ज़िंदगी में बहुत बड़ा राइज हुआ था, बहुत उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, अबुल फजल कौन था, तो ये अकबर का प्रमुख सलाहकार था और ये सचिव का भी काम किया। ठीक है, सेक्रेटरी का काम किया। अबुल फजल जो प्रसिद्ध हुआ और जो आज भी जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, अब वो है अबुल फजल की कृति और जिसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबरनामा का रचयिता कौन है, तो ये इनका आंसर होगा अबुल फजल। इसीलिए अकबरनामा के वजह से ही अबुल फजल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अकबरनामा में पिछली वीडियो में भी बताया था कि यह 3 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। और ये जो तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का, उसी तीसरा वॉल्यूम को आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, आईने अकबरी में जनरली आप प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन व्यवस्था आप देखेंगे। तो ये जो अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों का रचनाकार कौन होगा, अबुल फजल ही होगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए अंत जो हुआ अबुल फजल का वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने कर दिया। और वीर सिंह बुंदेला जो अबुल फजल की हत्या किया था, इसमें जो साजिश था सलीम का। आप जानते हैं यही सलीम आगे चल कर के जहांगीर बनेगा, अगला जो है मुग़ल बादशाह बनेगा। तो सलीम के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अबुल फजल को समझ पाया। यहीं से आपको प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ेंगे अब बीरबल के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं बीरबल की वाक्पटुता, बीरबल की चतुराई और बीरबल का जो तीक्ष्ण बुद्धि था, इसके लिए वो काफ़ी फेमस था। हास्य विचारधारा, अकबर बीरबल का कहानी आप लोग बार बार सुनते रहे होंगे, वही बीरबल है ये। तो ये भी अकबर के दरबार का एक जेम था, एक रत्न था। चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो बीरबल का जो जन्म हुआ था कालपी में हुआ था। कालपी कहाँ है मित्रों, कालपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बचपन का नाम महेश दास था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। अकबर ने इसको उपाधि दी थी
कविराज की उपाधि, ये भी याद रखना है। बीरबल अपने जीवन काल में न्याय व्यवस्था का यानी मुगल काल के न्यायिक विभाग का प्रमुख रह चुका था। एक ऐसा समय आया था बीरबल को न्याय विभाग का प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी भी बना और मुख्य परामर्शदाता भी बना अकबर का। तो आप देख सकते हैं कि बीरबल के जीवन का उत्कर्ष अकबर के काल और अकबर के अधीन में बहुत ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अकबर ने एक धर्म चलाया था 1581-82 में, एक धर्म चलाया था जिसको बोलते हैं दीन है इलाही, दीन ए इलाही। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। यही था, बीरबल था पहला एवं अंतिम हिंदू शासक जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। फिर से यहाँ देखते हैं तो बीरबल की मृत्यु कैसे होती है कि उत्तर पश्चिम प्रांत जो है मुगल बादशाह का, मुगल साम्राज्य का उत्तर पश्चिम का प्रांत है, वहाँ पे यूसुफजाई नामक कबीला का विद्रोह हो जाता है। यूसुफजाई नामक कबीला को दबाने के लिए बीरबल पश्चिमोत्तर भारत में जाता है, ठीक है, और वहीं पे इसकी हत्या यूसुफजाई नामक कबीला द्वारा हो जाता है। अकबर का बीरबल के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था कि इसकी मृत्यु के बाद अकबर 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, शोक मनाया था। आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अन्य फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। आप जानते हैं बदायूनी जो है, बदायूनी बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है। वे जो थे बीरबल को घृणा करते थे, बीरबल को पसंद नहीं करते थे कि आखिर एक हिंदू शासक कैसे अकबर के साथ इतना घनिष्ठता रखता है, इसलिए शायद वो घृणा करते थे। लेकिन निश्चित रूप से बदायूनी भी बीरबल की जो तीक्ष्णता था, जो बुद्धिमत्ता था, जो उसकी वाक्पटुता था, उससे बहुत प्रभावित था, ठीक है। तो आप बीरबल के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे तानसेन के बारे में। देखिए, तानसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तानसेन का जो बचपन का नाम था रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र, ये 2 नाम मिलते हैं तानसेन के बचपन के। पहला है रामतनु पांडे या तो तन्ना मिश्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। देखिए, यदि हम तानसेन की बात करें तो तानसेन अपने प्रारंभिक जीवन से ही अकबर के दरबार में था, ऐसा नहीं था। प्रारंभिक जीवन से ही अकबर के दरबार में नहीं था। तानसेन जो था मध्य प्रदेश का राजा रामचंद्र, उसके दरबार में एक संगीतज्ञ के रूप में था। इनकी ख्याति ज्यों-ज्यों बढ़ा और जब इनकी ख्याति अकबर के पास पहुंचा तो अकबर भी तानसेन से मिलने की इच्छा जाहिर किया और अकबर ने राजा रामचंद्र को यह संदेश भेजा कि तानसेन जो है, तानसेन को मेरे दरबार में आने का मौका दिया जाए। हालांकि तानसेन नहीं चाहता था कि अकबर के दरबार में रहे या अकबर की सेवा करे। फिर भी जब राजा रामचंद्र ने तानसेन को इस प्रकार से बताया कि आप वहाँ अगर जाएंगे तो आपकी कद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाएगा, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए, तब तानसेन 60 साल की उम्र में अकबर के दरबार में गया। तो आप तानसेन के बारे में थोड़ा समझ गए। तानसेन एक महान संगीतज्ञ था। अकबर ने इसको उपाधि दिया था कंठाभरण बानी विलास। अकबर ने किस चीज़ का उपाधि दिया? कंठाभरण बानी विलास का उपाधि दिया, ठीक है। ये हम आपको बता दिए। प्रारंभ में राजा रामचंद्र देव के यहाँ था, एमपी में था ये, ठीक है। ये भी आपको बता दिया हूँ कि 60 साल में अकबर के दरबार में, 60 साल उम्र हुआ तब अकबर के दरबार में गया। यहाँ पे एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि तानसेन का कोई गुरु था क्या? यस, तानसेन का एक महत्वपूर्ण गुरु था जिसका नाम था हरिदास। ये याद रखना है, तानसेन का गुरु का नाम क्या था? हरिदास था। हरिदास का गुरु कोई था क्या? हरिदास का भी एक गुरु था जिसका नाम था पुरंदर दास। पुरंदर दास के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आप सर्च करके देखिए। ये कर्नाटक शैली का ये प्रसिद्ध विद्वान था। तो स्वाभाविक बात है, तानसेन का गुरु हरिदास, हरिदास का गुरु पुरंदर दास, तो यह कर्नाटक शैली का जन्मदाता था पुरंदर दास। तानसेन पर भी कर्नाटक शैली का प्रभाव रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? निश्चित रूप से तानसेन सूफी संत मोहम्मद गौस से भी प्रभावित था। ये सारी बातें आप गुरु हरिदास या सूफी संत मोहम्मद गौस, इसको याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है तानसेन किससे प्रभावित था या तानसेन का गुरु कौन था, तो ये बातें यहाँ पे सामने निकल कर आता है। तानसेन जो है सिर्फ संगीतज्ञ नहीं, वो
वर्सेटाइल पर्सनालिटी था, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति था, कई प्रकार का वाद्य वो बजाने में सक्षम था, संगीत गाने के लिए तो सक्षम था ही, और साथ ही साथ तानसेन जो है एक ध्रुपद शैली का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद शैली का आगाज किया। कौन सा शैली का? ध्रुपद शैली का आगाज किया था तानसेन। ये क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसको देखिएगा। ध्रुपद शैली का आगाज किसने किया था? तानसेन ने किया था। ठीक है, तानसेन की अगर रचना की बात करें तो तानसेन की जो प्रमुख रचना है गणेश स्तोत्र और संगीत सार, और उसके साथ जो इसकी राग की अगर बात करें तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग नामक इसकी राग की रचना किया। तो ये थे तानसेन से संबंधित प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप तानसेन के बारे में समझे होंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रहीम। रहीम का ही पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये बहुत ही प्रकांड मतलब एक कवि रहा। ठीक है, ये कौन थे रहीम? आप जानते हैं ये रहीम जो था बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां के बारे में हमने चर्चा किया था कि जो पर्दा का शासन था 1556 से 1560 ईस्वी, इसके बीच में जो शासन का मुख्य रूप से बागडोर इसके हाथ में था, बैरम खां के हाथ में था। बैरम खां अकबर का संरक्षक भी था। ठीक है, तो उनका पुत्र था। रहीम जो था अकबर का मित्र भी था, विद्वान था और एक महान कवि था। ठीक है, रहीम का यदि ये देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव रहीम का किस पर पड़ा तो रहीम का प्रभाव जहांगीर पर पड़ा था। ठीक है, तुर्की में लिखे बाबरनामा का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। आप जानते हैं बाबर जो है खुद अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको तुझके बाबरी कहते हैं या तो बाबरनामा कहते हैं। ये तुझके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति जो था बाबरनामा का, ये रहीम था, अब्दुल रहीम खान खाना था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो रहीम ने किया था। इसकी विद्वता को देखकर ही अकबर ने इनको खान ए खान की उपाधि दिया था। तो इस प्रकार से आप रहीम के बारे में भी समझ गए। नेक्स्ट टोडरमल। देखिए टोडरमल जो है बहुत ही बड़ा भूमि सुधारक रहा। इसको देखेंगे हम। इसका जन्म जो है लहरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार से इनको क्षत्रिय माना गया है। हालांकि इनके जाति पर अभी भी विवाद बना हुआ है, लेकिन आईने अकबरी में इसकी जाति को क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, टोडरमल अपने जीवन के कैरियर का प्रारंभ अकबर के दरबार में नहीं, शेरशाह के दरबार में किया था। और जब शेरशाह का शासन प्रशासन खत्म हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जब अकबर का साम्राज्य कायम हुआ, तब वो शेरशाह की नौकरी को त्याग कर कहाँ पे आया? अकबर के दरबार में आया। और कब आया आप देख सकते हैं, 1562 ईस्वी में आया। ठीक है, अकबर के दरबार में इन्होंने दीवान का पद पाया, वित्त मंत्री का पद पाया, और ये जो प्रसिद्ध हुआ वो प्रसिद्धि किससे प्राप्ति किया? भू राजस्व में सुधार जो लाया, इसके लिए यह प्रसिद्ध हुआ। आपको मैं पिछली वीडियो में जब्ती प्रणाली और दहसाला पद्धति का चर्चा किया था, वो सब टोडरमल का देन है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और इन्होंने एक काम किया, भागवत पुराण को पार्सियन में अनुवाद भी किया। तो यह टोडरमल का महत्वपूर्ण बिंदु था। अब हम देखेंगे फैजी के बारे में। ठीक है, फैजी जो था अबुल फजल, जो हम देखे अकबरनामा का रचयिता अबुल फजल, बहुत ही प्रकांड विद्वान, उसका बड़ा भाई था फैजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? महाभारत एवं गीता को फारसी में अनुवाद किया और एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था ये फैजी। ठीक है, नेक्स्ट, और यदि फैजी के बारे में और कुछ थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो फैजी जो था अकबर के जो पुत्र थे उसके गणित के विशेष शिक्षक थे। ठीक है, तो फैजी के बारे में बस इतना सा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानसिंह। मानसिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मानसिंह एक बहुत ही योग्य राजपूत सेनापति था। जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि जिस समय अकबर मुहिद्दीन चिश्ती के दरगाह को विजिट करने के लिए यात्रा के क्रम में जा रहा था, तो आमेर का जो राजा था भारमल, वो अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। ये भारमल का भतीजा था मानसिंह। ठीक है, सॉरी, भारमल का ये पोता था और भगवान दास का ये पुत्र था। ठीक है, मानसिंह।
अब ये मान सिंह के बारे में आप देखेंगे तो भारमल का पौत्र लिखा हूँ, और ये चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण और योग्य सेनापति था, साम्राज्य विस्तार में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था अकबर को, ठीक है, इसलिए अकबर ने इसको नवरत्नों में भी रखा। आप जानते हैं एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में। इस युद्ध को जाना गया हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह अकबर के तरफ से सेनापतित्व का रोल या भूमिका निभा रहा था, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मान सिंह था। नेक्स्ट आप देखेंगे हकीम हुमाम। हकीम हुमाम उपनाम है, जनरली इसका नाम था फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन क्या था? ये अकबर का मित्र था और निजी चिकित्सक था। अकबर का मित्र एवं निजी चिकित्सक था। नेक्स्ट आप देखिए अंतिम रूप से नवरत्नों में था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो था अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है, और इसको प्याज खाने का भी बहुत शौक था, इसलिए इसको मुल्ला दो प्याजा कहते थे। ये महत्वपूर्ण रसोइया भी था। तो इस प्रकार से मित्रों हमने आज अकबर के 9 रत्नों के बारे में चर्चा किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।